पहला क्वेश्चन है कि आपको कब इंटरेस्ट जागा कि मुझे फ़िल्म मेकर बनना है, फ़िल्म मेकिंग में जाना है? आपको बचपन से था या फिर आपको बड़े होके आपको पता लगा? कब आपको पता लगा कि आपको फ़िल्म मेकर बनना है? ये तो बहुत पुरानी बात है क्योंकि मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ और लेकिन अभी ये सवाल तुमने पूछा तो बहुत मजेदार लग रहा है। और ये जैसे तुमने बताया कि तुम्हें भी बहुत पहले से ये ख्याल आ गया था, तो ऐसा ये मुझे ऐसा फील होने लगा था 11th क्लास में ही। और 11th 12th से ही मैंने एक तरह से मन में ठान लिया था कि मुझे फिल्म मेकर ही बनना है। आई वॉन्ट टू डायरेक्ट सिनेमा इन फ्यूचर, और मैं कुछ भी इसके अलावा नहीं कर सकता। और उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े पढ़ाई में भी, क्योंकि मैंने स्ट्रीम चेंज किया। मैं जो इंजीनियरिंग वगैरह की जो जैसे लोग तैयारी करते हैं, वो सब उस समय भी चल रहा था, हमारे घर में भी वैसा ही था। और मेरे फादर भी इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल इंजीनियर। और शायद दूर दूर तक कहीं कोई मेरे परिवार में किसी का कोई सिनेमा से ताल्लुकात नहीं था। तो वैसे में बहुत छोटे छोटे शहरों में रह के आप अगर अखबारों में या टेलीविजन के थ्रू अगर आप सोचने लगते हैं कि आप फिल्मकार बनेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अ, मैंने सोच लिया, और फिर मैंने स्ट्रीम सबसे पहले चेंज किया था। ग्रेजुएशन में जो मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स करने का सोच रहा था, वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर कर दिया। और वो मेरा जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पूरा एक सारी कहानियां पढ़ना, ड्रामा के बारे में पढ़ना, पोएम्स पढ़ना, तो ये सारी जो चीजें थी, ये बहुत काम आया। और उसके बाद मैंने फिर करीब एक डेढ़ साल इंतजार किया। और फिर मैंने दिल्ली में एक छोटा सा अकेडमी है, AAFT, वहां से मैंने एक छोटा कैप्सूल कोर्स किया सिर्फ। और मैं बहुत बड़ा वो नहीं देना चाहता था, समय बहुत लंबा नहीं देना चाहता था कि मैं 3 साल और पढ़ूंगा। मैं बहुत इम्पेशेंट था उस समय, कि मैं तुरंत जाऊं और सिनेमा बनाने लग जाऊं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और अ, हालांकि उस समय इतना सिनेमा, बहुत ज्यादा वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर नहीं था हमारे ऊपर। और जो हिंदी फिल्म बहुत सारी हमने जो देखी हुई थी, जो हम टेलीविजन पे दूरदर्शन पे देखते थे उस टाइम पे, हमारे जमाने में बहुत कम हुआ करता था सैटेलाइट चैनल। और शुरू हो चुका था, लेकिन बहुत हमारे घर में बहुत लेट से सैटेलाइट चैनल आए। तो दूरदर्शन पे मेरे ख्याल से हमने जो रीजनल सिनेमा देखा, संडे को जो रीजनल सिनेमा टेलीकास्ट हुआ करता था, तो उसका काफी असर मेरे ऊपर पड़ा शुरुआती दौर में। और फिर जो भी है, मैंने सबसे ज्यादा सीखा अगर, तो वो टेलीविजन के माध्यम से ही सीखा और अखबारों में पढ़ के सीखा। तो उस समय तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। तो ये बहुत अर्ली स्टेज में शुरू किया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे एक बहुत साल लगे अपनी पहली फिल्म को बनाने में। करीब 25, इट टुक ऑलमोस्ट 22 years और 23 years। सर जैसे आपने कहा कि जब आप यंग थे, आपने कोर्स किया एएफटी से, तब बहुत इम्पेशेंट थे। तो आप जब हम्म। सोचते हैं तो जो आपने छोटा सा कोर्स किया था, तो वो आपका सही डिसीजन था या फिर अब लुकिंग बैक तो आप सोचते हैं कि मुझे एक 3 इयर्स का या 2 इयर्स का कोर्स कर लेना चाहिए था? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि जो जो भी हमने किया वो सही था। क्योंकि मेरी समस्या ये नहीं थी कि आ, मैं मैं मेरा एक्सपोजर क्या होगा, मैं कैसे
जितना भी मैंने देखा, मतलब जो इंडियन फ़िल्म्स थी हमारे यहाँ, और 80s का जो पूरा हमारा मूवमेंट, 70s के बाद से जो मूवमेंट रहा पैरेलल सिनेमा का, तो इसके जितने जो क्या बोला जाता है उसको, कि जो पायनियर कर रहे थे ये सारे मूवमेंट में, और उसमें जो डायरेक्टर्स थे, उनकी बहुत सारी फिल्में हमने उस समय देखी। ये मौका हमको दूरदर्शन से मिला। तो जैसे आज मोबाइल और टेलीविजन से बच्चे बर्बाद होता हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कभी मैं सोचता हूँ कि टेलीविजन ने क्या किया हमारे लिए, तो टेलीविजन के थ्रू ही सिनेमा की सारी पढ़ाई हमने कर की है। क्योंकि गया जैसे शहर में मैं रहता था बिहार में, और वहाँ बहुत मुश्किल से मतलब कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ढूंढने लगते हो, जिस समय उस समय हम पब्लिक लाइब्रेरी जाता था, तो मुझे रे की बहुत सारी किताबें मिली, वहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी। स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, तो आप पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। और थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें हमने देखा और समझा कि ये किया जा सकता है। लेकिन अ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि उस समय मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि घर से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि परिवार मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा। मैं बहुत अर्ली उसमें मैंने बोला कि ग्रेजुएशन मैं बाहर से करूंगा, लेकिन घर वाले माने नहीं, कि नहीं दिल्ली नहीं जाना है। उस समय ये सब बहुत समस्या थी, एक जो मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम रहती हैं कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, ये करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे घर से कैसे बाहर निकलना है, मैंने इसके लिए वो 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया। और मुझे, अगर मैं एफटीआईए भी जाता, तो 3 साल पढ़ाई करके मैं दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को समझता, लेकिन जो मेरी परेशानी थी वो ये नहीं थी कि आप सिनेमा नहीं समझ पा रहे हो या कैसे बनाओगे। जो अ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं सिनेमा को बनाने में, जिसमें जिसमें आप जिसमें कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, फंडिंग के लिए लोगों से बात करनी है, कैसे आप करोगे, कैसे चीजें करोगे, तो इनमें कहीं मुझे बहुत ज्यादा सुधार लाने की जरूरत थी, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर का लड़का था, और इंट्रोवर्ट बहुत था। मैं आर्टिस्ट, आई यूज टू बी एन आर्टिस्ट, आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट। तो ये सारी परेशानी मुझे बहुत, कम्युनिकेशन में लोगों से मुझे डर लगता था, दुनिया से, ये सब जो चीजें थी, मुझे कहीं सीखने में बहुत समय लगा। तो मुझे आई आई मतलब मैं मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने जो किया और जो जैसे 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 होता रहा, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी हुआ सब सब यही होना था शायद। तो हाँ। सर मैं पूछ रहा था कि आपकी डेब्यू फीचर है क्रिस्टीना एंड लॉरेंस। हाँ, तो मेरी डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है। ओके। तो सर सबसे पहले तो आपने जब कैरेक्टर्स लिखे और स्टोरी आपको कैसे आया दिमाग में कि मुझे ये स्टोरी बतानी है? आ, इसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से, जब मैं मुंबई में रह के काम मैंने करना शुरू किया, 2000 से लेके लगभग बहुत उतार चढ़ाव है। और छोटे मोटे काम मैं करता रहा, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें की हमने। और 2007 से मैं थोड़ा सीरियस हो गया था स्क्रिप्ट लिखने को लेके। लेकिन ज्यादातर कहानियां हमारी ऐसी हो रही थी कि उस समय जैसे आप जिस माहौल में रह रहे हो, आप उसी की कहानी लिखते। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं रांची, जो मेरा होम टाउन हो गया है अब, जहाँ मैं अब बहुत सालों से रह रहा हूँ, 96 से रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ के कैरेक्टर्स के ऊपर कोई कहानी लिखूंगा और उस पर फिल्म बनाऊंगा, ये मैंने बहुत कम सोचा था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से
लाइफ जहाँ-जहाँ ले गई मुझे, उत्तराखंड में कुछ डॉक्यूमेंट्री हमने किया था बहुत बड़ा, और वहाँ से भी अ लौटते-लौटते एक तरह से 2016 के आसपास ये कहानी हमने लिखी थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। और उस दौरान मैंने 2-3 कहानियाँ लिखी थी, और तब तक वर्ल्ड सिनेमा का बहुत असर था हमारे ऊपर, क्योंकि हमने बहुत सारी फ़िल्में, बहुत सारे डायरेक्टर्स की फ़िल्में देख ली थी। तो मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया था कि अ, रेगुलर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो मैं अ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक बहुत ही कम बजट में फ़िल्म कैसे बना सकता हूँ? और ये मुझे ऐसा लगा कि मेरे होम टाउन में अगर मैं शूटिंग करता हूँ, तो यहाँ के लोगों से मैं हेल्प ले सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने सोच के ये कहानी अ, मेरे दिमाग में चल रही थी। और अ, चूँकि मैं ट्राइबल नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत साउथ बिहार में, उस जब ये झारखंड नहीं बना था, तब से मेरे फादर का जो जॉब था वो साउथ बिहार, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, इस एरिया में ज़्यादा रहा। तो अ, मेरा जो ट्राइबल्स के का जो नॉलेज है, कि ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, ट्राइबल्स की क्या समस्याएं हैं, तो इनसे हमारा इंटरेक्शन किस तरह से होता है। और बहुत एक अजीब सी बात है कि जो हमारे यहाँ काम करने के लिए मेड्स आती हैं, उसमें बहुत आसपास के गांवों की लड़कियां होती हैं जो काम करती हैं। तो वो अक्सर, मैं जब दिल्ली से भी आता था, जब मैं दिल्ली चला गया था, मुंबई से मैं दिल्ली में रहा 4 या 5 साल, तो मैं यहाँ जब आता था तो बहुत सारे जो हमारी मेड होती थी उनसे मेरी मेरी बात होती थी। और मैं उनको देखता था कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या कर रही हैं। और तब से ये चलना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा था, वहाँ जो वॉचमैन नीचे था वो भी एक ट्राइबल लड़का था। तो उससे भी मैं बहुत लंबे लंबे देर तक बात करता रहता था कि अ, वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक्चुअली अलग अलग जिलों से बिलोंग करता है, कैसे वो सैटरडे को चला जाता है, फिर मंडे को लौट के आता है। तो मुझे मुझे ये जानने का बड़ा वो रहता था कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। और तो ऐसे ऐसे ये दो कैरेक्टर्स अलग अलग, मैं उनको फॉलो कर रहा था करीब 2012 से। और ये कहानी 16 में दोनों जुड़े, एक्चुअली दोनों की अलग अलग कहानियां चल रही थी। जो एक मेड थी वो, और जो वो वॉचमैन था मेरा वो। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन इन दोनों को मैं मिला सकता हूँ। और ये एज अ राइटर मेरे हाथ में था कि अ, कैसे मैं कहानी को बनाऊं। तो बस एक दिन लखनऊ में था उस समय में, और ये मेरे दिमाग में आया, और मैंने आई रोट द फर्स्ट लाइन, या जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत जो एक छोटा सा वो मैंने पिरो दिया कि कहानी तो लगता है कि बन गई है। और फिर मैंने उसको एक्सटेंड करना शुरू किया 2016। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इंडिपेंडेंट फिल्म है, छोटी फिल्म है और आपके पास लिमिट और बजट भी काफ़ी कम, तो ऐसी फिल्म बनाने के लिए कितना बजट मतलब अप्रोक्सीमेटली लगता है और कितना मुश्किल होता है ऐसा किसी प्रोड्यूसर को कन्विंस करना कि मैं एक पर्सनल फिल्म बना रहा हूँ ऊपर से रांची में, तो कितना मुश्किल होता है सर? ये बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो और मार्केट के हिसाब से हर चीज है, तो लोगों को आप कन्विंस करना कहीं ज्यादा आसान लगता है कि आ, आ, इसमें ये सारी चीजें होंगी, और आ, इसमें करोड़ों रुपया लगने वाला है तो भी लोग लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम है ऐसा। लेकिन जब आप पर्सनली किसी फिल्म को बनाने जाते हो, तो मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो
ऑफ कोर्स मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा, या जो मेरे बहुत सारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उसमें मैं किसी तरह से बोलूंगा। अब मुझे अ, ये होता है कि अगर आपने ये सोचा कि मैं इतने दिन में शूटिंग करके बहुत कम पैसे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट का पेमेंट कम है। मैं आर्टिस्ट का पेमेंट कम है, न्यू कमर्स हैं इसलिए। या फिर मैं उनको किसी तरह मना सकता हूँ कि जैसे लोग बच्चे शॉर्ट फिल्म करते हैं, तो सब लोग मिलके बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं वो ले आओ, और तुम्हारे पास है तो हम सब मिलके काम करते हैं। किसी ने कैमरा किया, किसी ने डायरेक्शन किया, किसी ने लिखा, किसी ने एक्टिंग किया। तो ये सिस्टम मेरी फिल्म में नहीं हो सकता था, क्योंकि एक लंबी कहानी, और और आपको काफी टाइम तक शूटिंग करना पड़ता। प्लस इसमें और भी बहुत पेचीदगी थी। जैसे जो मेरे एक्टर्स थे, अंकिता करकेटा जो एक्ट्रेस है, वो उस समय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, तो उसके एग्जाम भी होते थे बीच बीच में, तो उसके लिए उसको छुट्टी देनी पड़ती थी मुझे। प्लस जो लॉरेंस का किरदार जिसने किया है, वो सलीम मिर्ज, अ, वो सरकारी नौकरी में है। वो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती है हमारी शूटिंग के लिए। तो बहुत बहुत मुश्किल था कि मैं एट ए स्ट्रेच अगर मैं शेड्यूल कर देता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे नहीं, वैसे मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने पार्ट पार्ट करके, और इसको पूरा 1 साल के दौरान मैंने शूटिंग किया। 1 साल मैं शूटिंग करता रहा। तो जब बजट की बात आएगी, तो क्योंकि समय ज्यादा लग गया, तो मैंने तो ये सोचा था कि चलो इसको अराउंड 10 लाख तक आप बना लोगे, उससे नीचे रख के आप बना लोगे। लेकिन लेकिन आप धीरे धीरे उसमें कुछ और परेशानी आती है, कुछ और परेशानी आती है। अ, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग पेड रहे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ लोगों के जिन्होंने जैसे कलर करेक्शन किया, तो अभी कुछ लोगों का पेमेंट बचा हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये लेकिन मैंने यहीं के लोगों की वो ली, मदद ली, और सबने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत ही मजेदार बात है कि बहुत कम पैसे पे, अगर मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करता, तो फिर मैं शायद ये फिल्म मेरी बिना बिना अच्छे बजट के नहीं बन सकती। तो यहाँ जो लोग थे कलर करेक्शन के लिए, साउंड के लिए, तो मैं यहाँ रांची से बाहर मैं इस फिल्म को लेके नहीं गया। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम यही किया। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, और मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो गया है, लेकिन एक ऑप्टिमम जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है, वो अचीव करना मेरा वो था कि मैं कोई बहुत ऐसी फिल्म नहीं बना रहा हूँ। तो एक ऑप्टिमम होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड, और उसमें जो लोग, जिन जो लोगों ने काम किया, वो सब लोग लोकल थे। पूरा कास्ट, पूरा क्रू, सब यहीं के लोग हैं। सिर्फ एक शमा जो है हमारी एडिटर, वो भी वो हालांकि FTII की हैं और पूना में रहती हैं, लेकिन हमने भी उनको एडिटिंग में बहुत ज्यादा परेशानी ना आए उनको। तो हमने फर्स्ट कट जो है वो यही किया, रांची में ही। वो मैंने खुद करके उनको पूरा, और फिर हमने उनको दिया कि अब इसमें आप प्रूनिंग वगैरह जो है, या इसको और आप इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हो, या बहुत सारे क्रिएटिव कॉल्स होते हैं एज एन एडिटर। तो वो क्षमा ने पूरा वो किया। तो सर जैसे आपने बताया कि जो एक्टर्स थे वो नॉन प्रोफेशनल थे, है ना?
तो आपको कितनी दिक्कत आती है अगर आप नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है? ये मैं इसको दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स से काम करवाने का जो पूरा फिल्मों में है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी फिल्मों को पहले, खास करके ईरानियन फिल्म की बात अगर हम करें, तो जैसे हम देखते थे कि नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स, गाँव के लोग, रियल लोगों को से कैसे आप डायलॉग्स बुलवाते हैं, करते हैं। तो ये एक बहुत पुराना हमारा, मतलब एक लंबा लंबे समय से हमारा सपना रहा कि मेरी फिल्म भी ऐसी ही दिखे। तो अ, हमने ये मुझे ये कहीं समस्या तो बहुत ज्यादा नहीं आई, मुझे मजा आया। और मैं अ, मैं सब लोगों से कुछ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आपके पास में फ्रीडम होता है, आपके पास में एक जिम्मेदारी भी होती है कि एक्टर्स आपके अ, इतना अ, अपनी तरफ से इनपुट शायद ना मिले उनकी तरफ से मुझे, जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर से आपको मिल सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको कैसा करना चाहिए, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन इसमें कहीं बहुत ज्यादा मजा आता है। और जैसे जैसे मैं आकाश बताऊं कि कैसे जो एकदम से बिगनिंग, फिल्म के बिगनिंग में जो अ, अंकिता के साथ जो बंदा लड़ाई करता है, जो उसके बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई बना है, उन्होंने कैमरा पहली बार पेश किया था। और मैं जब कास्ट कर रहा था उनको, तो मुझे ये जरूरी था कि उनको गाड़ी चलानी आनी होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उन्हें गाड़ी थोड़ी कम आती थी, तो मैं काफी दूर यहाँ से ट्रैवल करके उनके गांव जाता था, और रांची से, और उनको फिर एक मैदान में पहले ट्रेनिंग देता था, कार आप ठीक ठाक चला लो। क्योंकि अंकिता के ड्रीम में जो थर्ड पार्ट में वो गाड़ी चला के जा रहे हैं, और उसका भाई जो है, वो उनका भाई जो है बैठा है बगल में, और वो अंकिता को देखता है कि वो आके वो गुड़िया फेंकती है उसके ऊपर। तो उनको गाड़ी चलाना था। तो सिर्फ कार चलानी ही नहीं थी, हमारा कैमरा भी उनके बोनट पे बंधा होता। अगर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो कैमरा भी टूट जाता। तो ये मुझे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी। फिर ज्यादातर लोग बॉलीवुड की फिल्मों को देख के थोड़ा वो रहते हैं कि पहले लाउड करते हैं, बहुत ड्रामेटिक करते हैं। फिर मुझे उनको टोन डाउन करना पड़ता है कि नहीं नहीं, आप जैसा आप समझो कि आप सच में लड़ाई कैसे करते हो। मैं हर आर्टिस्ट को यही बोलता था कि तुम्हारे जीवन में अगर कुछ ऐसा होता या हुआ होगा, तो उसको याद करो ना कि उस समय तुम्हारा कैसा बिहेवियर था। और जब मुझे ऐसा लगता कि ये यही है, यही सच लग रहा है, तो मैं वहीं लॉक कर देता और वो परफॉर्म करते। तो सबसे मजेदार चीज होता है कि आप कितनी दोस्ती करते हो इनसे, अपने आर्टिस्ट से, कितना वो सहज, कंफर्टेबल फील करते हैं वो आपके सामने। तो ऐसे ऐसे मैंने इन लोगों से काम करवाया। और मैं तुम्हें जैसे अंकिता और जो सलीब है, ये ये दोनों, इनका थिएटर का हल्का बैकग्राउंड है। ये लोग थिएटर कर रहे थे, इनको पता है कि एक्टिंग क्या होती है। और समीर को जब मैंने पहले, सलीब का नाम समीर भी है एक्चुअली, इसीलिए मेरे मुंह से समीर निकल रहा है। तो हाँ, तो समीर को जब पहली बार हमने ऑडिशन किया था, तो मैं पहले ही उसमें देख के समझ गया था कि जो मैं, एक लॉरेंस का मेरे दिमाग में जो फिगर है और इमेज है, बिल्कुल ये वैसा ही है। और उसके कैरेक्टर में एक वल्नरेबिलिटी है, वो
कहीं मुझे उसके पर्सनालिटी में भी दिखती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा डरा-सा, सकपकाया-सा, सहमा-सा वो रहता है हमेशा। तो अ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देगी, फिर वो रोने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, लेकिन उसमें एक अच्छाई भी है और कैसे वो दूसरों की मदद करता है। तो ये उसके पर्सनालिटी में मुझे दिखा था और बाद में मुझे पता चला कि बहुत ही उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी और मुझे बहुत अ, उससे बहुत वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अ अ बौद्धिक स्तर पे जिसको हम कहते हैं मतलब इंटेलेक्चुअली ही इज नॉट वेरी ही वाज नॉट कनेक्टेड टू द स्टोरी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत वर्ल्ड सिनेमा समझ रहा है। ये सारी इन सारी चीजों की कमी है अभी। धीरे धीरे मेरे साथ जब से है वो 2018 से मैंने उसको ने कास्ट किया था। तो उस समय से लेके और 22 में कुछ तो लगभग 4 साल के बाद हमने फिल्म बनाई। तो इस दौरान हमने उसको बहुत सारा एक्सपोज़र दिया वर्ल्ड सिनेमा का, बहुत सारी बातें जो हुई, हमने एक शॉर्ट फ़िल्म भी करके देखा, टेस्ट करके। तो ये सब कर के हमने वो किया। अंकिता काफ़ी समझदार है और बहुत सारी चीज़ें समझने लगी है और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा उसके लिए। बस जो रिहर्सल्स करने थे, तो इन लोगों ने तो जो लीड रोल में है हमारे ये इन लोगों ने तो बहुत अच्छा पिक कर लिया। लेकिन जो जो बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उनमें मुझे बहुत ढूंढ-ढूंढ के कहीं-कहीं पे काम करना पड़ा। जैसे जो अंकिता की के साथ काम करने वाली महिलाएँ थीं अ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती, वो वो सच में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली लेबरर्स हैं बेसिकली और उनको मैंने बिल्कुल वैसे ही ढूंढा, उनसे बात की और उनका पेमेंट तय किया, जैसे लॉरेंस फिल्म में जाके उनसे तय करता है काम के लिए। बजाय वो गया उसमें फिल्म की कहानी में वो काम पर ले जाने के लिए आया हुआ है कि ढलाई का काम है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है। मैंने उनको बोला कि मुझे फिल्म में आपसे काम करना है, तो आप करोगे? और ऐसे फिर बहुत सारी चीजें करके और फिर मैंने उनको किया। लेकिन एक जो मैंने बोला कि रिश्ता बनाना बड़ा जरूरी था और उनके गांव में जाना, उनसे मिलना, अ, अक्सर मिलने जाना, अ, ये सारी चीजें करके उनको कैमरा के लिए थोड़ा कंफर्टेबल कर। तो ये बहुत ही मजेदार रहा है। मैं इसमें कोई तकलीफ मुझे नहीं होती है। मुझे अच्छा लगता है और अच्छा लगा है। तो सर जब मैंने फ़िल्म देखी तो उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो था 4:3 का, हाँ और जो हाँ। कैमरा होता है वो ज़्यादा मूव भी नहीं करता, स्टिल रहता है काफ़ी शॉट में। तो वो सब आपने पहले से सोचा था या जब आप शूट कर रहे थे तो बन गई ऐसी लैंग्वेज फिल्म की? आ, मैं 3:4 तो पहले से नहीं सोचा था हमने हमने 16:9 का ही सोचा था। बट शूटिंग में क्योंकि एक आप वो देते हो सेफ एरिया रखते हो अ, तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन 3:4 रेशियो का मैं पहले से बहुत वो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता था कि ये ऐसा कुछ हम करें और बाद में मेरे जो मित्र हैं गौरव जो प्रोड्यूसर हैं वो और क्षमा इन लोगों ने हम लोग तीनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग 3:4 का ही रेशियो रखते हैं और ये देखते हैं कि कैसा आता है। तो एक 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 बहुत ही क्या था कि फिल्म बहुत ही रियल लग को दिखलाना था मुझे कि वो बहुत ही सच लगे और इसके लिए हमने क्योंकि मैं लाइट्स वगैरह तो ऐसे अफोर्ड भी नहीं कर पाता और मैं चाहता भी नहीं। ये दोनों बात थी एज ए सिनेमाटोग्राफर।
मैं लाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो अ, बिना लाइट की शूटिंग प्लस थोड़ा ग्रेन्स हमने बाद बाद में उसमें जो लुक के लिए ऐड करते हैं हम वो भी किया हमने। थोड़ा कलर को भी हमने डिसैचुरेट किया। और अ, जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग ये जो 4:3 का जो रेशियो है इसको हम क्यों ना करें, और हम लोग सब मिलके हमने डिसाइड किया। तो ये अच्छा निकला और ये एक 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 बड़ा रियल सा लुक आपकी फिल्म का देता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि फिल्म में अगर आप जैसे मेरे कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा किसी सिनेरियो को दिखलाना चाहते हैं, तो आप अ, उसको उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए आपको लगता है कि आप उसको बगल से काटे ना, उसको बड़ा ही रखें। तो आप 16:9 रख सकते हो या फिर और भी आप आगे जा सकते हो, सिनेमा स्कोप कर सकते हो। लेकिन लैंडस्केप मुझे बहुत ज्यादा इसमें अभी नहीं दिखलाना था, और फोटोग्राफिक ब्यूटी जैसे बहुत सारी चीजें। तो मुझे मुझे लगा कि 4:3 जो है रेशियो, इसको हम अभी रख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में के अनुसार हम रेशियो वैसा। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, और पता नहीं आगे हम कैसे क्या करेंगे, 16:9 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो मुझे अच्छा सर जैसे आपने बताया पहले आप डॉक्यूमेंट्री में भी आपने काम किया है और ये फिल्म भी काफ़ी रियल लगती है, फिक्शन लगती है। और ऊपर से लगा। इसमें लेकिन काफ़ी सारे ड्रीम सीक्वेंसेस भी है जो हम्म। आपने यूज़ किया है। तो मतलब कैसे आपने कंबाइन किया ड्रीम और डॉक्यूमेंट्री एंड फिक्शन को एक साथ? हाँ 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 हाँ। ये तो ये एक्चुअली मैंने शुरुआत तो बॉलीवुड से किया था एकदम शुरू में, और काम के उसमें मैं दिल से वहाँ नहीं था। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं दिल से पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश लेने से पहले से ही कहीं रीजनल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा इनमें था। तो कहीं ना कहीं मुझे 2007 से मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री शुरू की थी। इंडिपेंडेंट एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, और मुझे नॉन फिक्शन थोड़ा ऐसा लगने लगा कि मुझे खींचने लगा अपनी तरफ, क्योंकि मुझे सिनेमा तो चाहिए था, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह से फिल्में बन रही थी और मैं नहीं बना पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो बन रहा है उसकी तरफ मैं ज्यादा खींचा जा रहा था। तो डॉक्यूमेंट्री का एक जो लुक होता है मैं वो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा वो नहीं, और मैं सिनेमा ही बनाना चाहता था बेसिकली। लेकिन कहीं स्टाइल में या वो एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था कि आप डॉक्यूमेंट्री चुन लिए क्योंकि वो आसान है थोड़ा, और आप छोटे छोटे सब्जेक्ट लेके आप कर पा रहे हैं उसमें। अ, लेकिन अब जब फिल्म बनाने की बात आई, तो वो जो मेरा पुराना वो था कि फिक्शन आपको कैसे रखना है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फिक्शन, ये ड्रीम सीक्वेंसेस मुझे बहुत मजेदार लगते हैं कि कैसे आप अ, ये ये इमेजिनेशन का वर्ल्ड है। और अ, तो आप मतलब दोनों को जब आप मिक्स करते हैं कि समथिंग is looking very real, and suddenly something very very imaginary, very dreamlike things start happening in your film। तो ये बहुत मुझे मुझे मजा देता है। और एक तरह से कि ये भी हम कह सकते हैं कि इनका अ, जो अंतर है दोनों में, जो जो डिफरेंस होता है,
वो जो कॉन्ट्रास्ट है दोनों के कॉम्बिनेशन का, वो एक आर्टिस्टिक वैल्यू जनरेट करता है। तो मुझे दोनों पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रियलिटी कैप्चर करना ये तो मुझे है ही, लेकिन जब आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म सिनेमा खास करके फिक्शन में ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां मैं कुछ इमेजिनरी कर पाऊँ, कुछ काल्पनिक कर पाऊँ, और वो मेरे हाथ में है। इट इज कंप्लीटली इन माय कंट्रोल कि मैं कैरेक्टर्स को कहाँ ले जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उनसे। तो तभी आप फिक्शनल वर्ल्ड बनाते हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर मतलब काहे का फिक्शन। तो मुझे ये मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। तो सर अभी कहीं पे स्क्रीन हो रही है फिल्म? अभी तो साओ paulo में 17 से 30 के बीच में की स्क्रीनिंग होगी 4 बार। और पुर्तगीज उसके साथ भी होगी, सबटाइटल्स के साथ भी होगी। तो अभी तो हम इसी को देख रहे हैं कि वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है, हमको कैसा होता है। अ, हमारे टीम से या हमारे तरफ से तो कोई इतनी दूर जा नहीं सकता है। तो हम देखते हैं कि अभी क्या होगा, और हमने बहुत जगह और भी अप्लाई किया हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ 2-4 और अच्छे फेस्टिवल्स हमको मिलें, तो फिल्म के बारे में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस जो है लोगों के में और बढ़े। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे पूरे भारत में या दुनिया भर में कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते तो सर, जाने से पहले आप अपनी फेवरेट फिल्म या फिल्म मेकर जिन्होंने आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट किया है, उनकी कोई लिस्ट अगर आप बता दो तो। हैं। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जरूर इसकी बात उठेगी। और इसलिए मैंने जिन जिन लोगों का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं सुबह से ही मैंने वो रिकॉल कर लिया था कि कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं, जिसमें जिनका नाम मैं सबसे ज्यादा भूल जाता हूँ मैं। फाई मिंग लियांग करके जो डायरेक्टर, ताइवानीज डायरेक्टर हैं, अ, मैं उनके फिल्मों के वर्ल्ड जो वो क्रिएट करते हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और मुझे उनकी फिल्मों ने ये बताया कि कितना पावर है आपके इमेजिनेशन में या आपके सिनेमा में, और आप क्या कर सकते हैं। इट इज नेवर द मनी, इट इज द स्टोरी एंड इट्स ट्रीटमेंट, कि आप कैसे एक सोसाइटी को भी मिस कर हटा देते हैं अपने फिल्म से, और आपको कभी भी मिसिंग नहीं लगता है वो, जब आप उनकी फिल्में देखें तो एक तो और बहुत ही फाइनिंग लियांग की बात यह है कि वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हैं, और बहुत वीडियो इंस्टॉलेशन और आर्ट वर्क और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं आगे चल के मुझे भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे बहुत फोटोग्राफी का, पेंटिंग का, ग्राफिक्स का, इन इन चीजों का बहुत मुझे लगता है कि मैं कैसे इनको कंबाइन कर सकता हूँ। लेकिन अभी जब हम बेसिकली हम एक फिल्मकार के तौर पे अपने आप को अभी देख रहे हैं, तो हम नैरेटिव की तरफ अपना ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं खिंचा जा रहा हूँ किसी फाइन आर्ट्स की तरफ, और वो होने लगता है। तो एक तो साई मिंग लियांग है, बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्टर। फिर
चाइनीज डायरेक्टर जिया जांगटे जो हैं वो अ, मुझे बहुत उनकी फिल्मों का जो एक लंबा नैरेटिव को कहने का जो तरीका है, एक बहुत लंबी लंबी 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की उनकी फिल्में जो रही शुरुआती दौर में, और जो रियलिज्म उनकी फिल्म में मुझे देखने को मिला, जो कैमरा वर्क देखने को मिला, और कैसे बहुत साधारण से दिखने वाले लोगों को वो को की कहानियां उन्होंने कही, जो उनके बहुत फेमस स्टिल स्टिल लाइफ, या जो फिल्म जो थी बहुत फेमस उनकी एक फिल्म है, थ्री गॉर्जेस के ऊपर जो फिल्म बनी थी, जिसमें वो एक्टर हैं, अच्छा छोटे कद के हैं, वो कैसे दिखते हैं, इससे इससे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो अ, उनकी और भी बहुत सारी फिल्में जिनको मैं देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जिन चीजों को हम बहुत मंडेन या फालतू का समझते हैं, उनको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी कहानियों में। तो इस कहानी को भी लिखने के टाइम मैं जिया जांके की का बहुत मेरे ऊपर वो था। मैं इनकी ही फिल्म उस समय देख रहा था, और कहीं मैंने इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि ये शुरुआती जो मेरे ड्राफ्ट हैं इस फिल्म के, सेलेस्टिना एंड लॉरेंस के, वो वो बहुत लंबे हैं। मतलब वो जो बहुत उसका जो स्क्रीन टाइम होगा वो बहुत, मतलब 3 घंटे की फिल्म होगी वो। लेकिन धीरे धीरे मैंने आने वाले ड्राफ्ट में मैंने उनको बजट के हिसाब से कम किया। अभी जो जिस फॉर्मेट में फिल्म अभी आपको आकाश दिखी है, फिर हमने उसको उस फॉर्मेट में किया, या हमने बहुत कुछ हटाया। और पहले पैरेलल स्टोरी चल रही थी, लेकिन अभी ये जैसे 3 पार्ट में है, फिलिस्तीना की कहानी को अलग कर दिया, लॉरेंस की कहानी को अलग कर दिया, और फिलिस्तीना एंड लॉरेंस को एक साथ कर दिया। तो ये सब बाद में हुआ। अ, लेकिन यूरोपियन डायरेक्टर्स में, ये तो मैं एशियन डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। और एक और एशियन डायरेक्टर की बात मैं करूंगा जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ बाद में, ये है मिडी जेड, जो अपने बर्मा और वहाँ के ताइवान, बाद में वो ताइवान में चले गए, कि वो मुझे बहुत स्टाइलिश लगी। और मुझे ये भी लगा कि अ, जो एक कल्चर की बात अगर मैं करूं, कि गांव की के परिवेश में अगर आप फिल्म बना रहे हो, तो मेडी जेड की फिल्मों में एक बहुत बहुत मुझे स्टाइलिश फिल्म लगती है। और मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे मैं भी कैसे ऐसे शूटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मिडी जेड ने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि वो जब फिल्म बनाने जाते थे और शूटिंग कर रहे होते थे, तो छुप छुप के कभी यहाँ कैमरा लगाते थे, कैसे वो कहते थे कि स्टूडेंट फिल्म हम बना रहे हैं, अगर पुलिस वाला पकड़ लेता था तो कि अरे हम लोग तो स्टूडेंट फिल्म बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो सब हमने यहाँ हमको करना पड़ा। यहाँ हमने बहुत लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये कोई फीचर फिल्म बन रही है। ये यूट्यूब के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। या मेरी जो असिस्टेंट थी, जो उसको मैं ट्रैफिक पुलिस वाले के पास पहले ही भेज देता था कि सर में हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे शूटिंग करेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हालांकि हमारे पास परमिशन थे, लेकिन लेकिन आप हर दिन जाके थाना में वो नहीं कर सकते हो इतना प्रोटोकॉल में, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर प्रोडक्शन का टीम नहीं है, सब काम मुझे ही करना है। तो ऐसे ऐसे हमने काम किया। तो मिडीजेड को हमने बहुत सुना, और मिडीजेड से भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ। अ, इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, जिस और दो और नोटेबल, हम मुझे ऐसा लगता है कि नूरी बिल्गे सैलान। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है, कि क्योंकि टर्किश में उनका नाम अलग तरह से ही लिया जाता है। और
नूरी नूरी बिल्गे सिलान की फिल्म बहुत ही ज्यादा, उनसे भी मैं वो रहा, प्रभावित रहा। फिर अपने डार्डन ब्रदर्स से मैं उनकी स्टाइल से भी बहुत वो रहा। और एक दो और एशिया के डायरेक्टर्स हैं जिसमें हौसियो हुसैन रहे हैं। तो ये ऐसे, ये एक 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 कॉमन सा वो बनता जा रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनीवन। जब मैं फिल्म बनाने जाऊंगा या कहानी लिखूंगा तो मुझे सबसे अलग होना है। ये एक चैलेंज है आपके लिए कि किसी का बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। और ईरानियन डायरेक्टर्स की मैं हाउ कैन आई फॉरगेट माजिद मजीदी एंड अब्बास कियारोस्तामी एंड और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं। तो मैं इनको तो बिल्कुल नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं ऐसे मतलब बताने जाऊं, लेकिन ये लोग हैं, कियारोस्तामी हैं, अ, और खास करके अपने ये थाईलैंड वाले जो डायरेक्टर हैं, अपिचतपोंग। इनका मैं नाम, अपिचतपोंग। हाँ, कि इनकी इनकी फिल्मों से भी मैं बहुत ज्यादा वो हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाली फिल्मों में ये जो ड्रीम सीक्वेंसेस हैं, ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों को देखा है करते हुए। और एक वैलिडिटी भी मिलती है आपको कि जब आप कुछ कर रहे हो या आपके दिमाग में कुछ आता है और कहीं आप फिल्मों में कहीं इनको भी कुछ करते देखते हो, तो आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा था ऐसा किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने बाद में देखा कि अरे इस फिल्म में तो ऐसा किया गया है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अ, ये सारी चीज है, लेकिन इन सबको देखना, समझना, सीखना, इंस्पायर होना, अफेक्ट होना, और कुछ नया बनाने की ख्वाहिश रखना। आप कैसे कुछ कुछ एज एन आर्टिस्ट जो फिल्म बनाना चाह रहा है, कहानी विजुअल्स के थ्रू, वो अ, क्या क्या कुछ नया कर सकता है। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन चीजें ऐसी हैं कि फिलोसॉफिकल होना, और कैसे मैं कहीं मैं थोड़ा नैरेटिव में फिलोसॉफिकल जो एक टोन होता है आपकी फिल्म का, वो इसमें तो मैं बहुत ज्यादा नहीं हो पाया हूँ। लेकिन आने वाली फिल्मों में जो या मेरी स्क्रिप्ट हैं, उनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि वो मेरा रुझान शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी फिल्मों में हमने देखा है तो मैं सीख रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये जरूरी नहीं। वो कहीं आपका 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 खुद का भी नेचर वैसा होता है, तभी आप इस तरह की कहानियां ढूंढते हो और करते हो। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को फिल्म मेकर बनना है तो आप क्या एडवाइस दोगे उनको कि मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ ये कर, मतलब एडवाइस, मतलब ये तो नहीं होता कि ये कर लो कि ये बन जाए, बस एडवाइस ही। अ, मुझे लगता है कि अगर 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 कोई ये सोचता है, अगर उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली या बहुत इनेटली अगर ये चीज कहीं उसके दिमाग में ये बात आई है, अगर अंदर से उसको फील होता है कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट। तो मैं जो एक क्योंकि अब सिनेमा बहुत तरह की हो गई है, तो मैं बहुत तरह के फिल्म मेकर्स की बात नहीं कर सकता हूँ कि डायरेक्टर। मैं सिर्फ फिल्म जो फिल्मकार हैं और सिनेमा
फिल्म जिसको हम कहते हैं, अगर अगर वो उसके दिमाग में है, एज एन आर्टिस्ट अगर वो क्रिएट करना चाहता है, तो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन। जैसे बाकी चीजों में होता है, आप कविताएं लिखते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो यहाँ भी वही बात है। और अ, एक लंबे समय के बाद अगर आप किसी डायरेक्टर की के सारे वर्क निकाल के देखोगे, कि एक डायरेक्टर ने कभी काम शुरू किया था और एक डायरेक्टर जब चला गया और अब उसने ये छोड़ दिया है जो उसका पूरा वर्क है, तो जब उसकी पूरी फिल्मोग्राफी में आप सारी फिल्में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डायरेक्टर ने क्या सोचा जीवन में, क्या कहना चाहा। तो इससे उसकी पर्सनालिटी हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आ, आप कितने मौलिक हो सकते हो और कितने ओरिजिनल हो सकते हो अपने आइडियाज में। और कहानी कहने की बात जो है, वो अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप, क्योंकि सिनेमा में सिर्फ अगर ये लिटरेचर होता तो आप कहानी लिख लेते, अगर ये पेंटिंग होता तो आप कलर्स और फॉर्म का नॉलेज रखते और आपके पास हो जाता। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप सब चीजें करने का शौक रखते हो, तो ये यू आस्क मी फॉर द एडवाइस। ओके, तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो चेक करो कि आप कितना पेशेंट हो सकते हो टू बिकम अ डायरेक्टर। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो शायद बहुत डिफिकल्ट होता है, और आप फिल्म बनाने के बाद भी शायद फील्ड चेंज चेंज कर दो, बहुत तकलीफ है। कितने जुझारू हो, अ, और ये सारी चीजें हैं। और बात एक्सप्रेशन की ही है, मैं उसी पे रहूंगा कि try to find out कि if you are really interested in expressing yourself in in the form of visual, ये जो चीज है अगर आप में है तो आप सारी चीजें सीख लोगे। मतलब आप फोटोग्राफी सीख लोगे, आप सिनेमाटोग्राफी सीख लोगे, आप एक्टिंग सीख लोगे या करवाना सीख लोगे, कम्युनिकेशन सीख लोगे। लेकिन अगर वो ही नहीं है जो चाहिए फिल्म मेकर मेकर बनने के लिए, तो फिर फिर दिखावा हो गया।